जैसा कि आप जानते हैं कि आज जश्न रेख्ता का तीसरा दिन है। एक इजलास मुकम्मल हो चुका है। दूसरे जगह ऑडिटोरियम में जो है वो असली अदबी मंजरनामे पर भी एक इजलास चल रहा है और हमारे दरमियान जो थोड़ी देर में मौजूद शख्सियात यहाँ मौजूद होंगी उनके तारुफ ज़रूर हम आपसे करवाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मौजू है फ़िल्मों की ज़ुबान उर्दू ज़ुबान के बारे में क्या कहा जाए, जो भी कहा जाए कम है। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये उर्दू ज़ुबान है जो हम बोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। मोहब्बत की ज़बान के तौर पर, इश्क़ की ज़बान के तौर पर लोगों के दिलों को एक दूसरे से करीब लाने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए उर्दू ज़ुबान ने हमेशा एक मौसर, फ़आल और कारगर रोल निभाया है। इस हकीकत से शायद ही किसी को इनकार हो कि अवाम के दरमियान राब्ते की ज़ुबान बनकर उर्दू हमेशा से मौजूद रही है और आज भी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उर्दू का अमल दखल उसमें किसी न किसी तौर पर ज़रूर मौजूद है। लेकिन हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में ये इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये वो सनत है, ये वो इंडस्ट्री है जिसमें उर्दू कल भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। अपने तमाम मेहमानों से हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द अज जल्द अपनी नशिस्तें आप ले लें और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों को बुलाएं, आप खामोशी से, सुकून के साथ, यकसुई के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ हमारी गुफ्तगू को, हमारी बातचीत को सुनने की कोशिश करें। तो बात हो रही थी फ़िल्म इंडस्ट्री की। फ़िल्म इंडस्ट्री में उर्दू ज़ुबान कल भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि एक दौर ऐसा था जब उर्दू ज़ुबान ने फ़िल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया और आज हिंदुस्तानी फ़िल्मी सनत उर्दू ज़ुबान को ज़िंदा रखने में एक अहम रोल अदा कर रही है। तो एक बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपकी पेश नज़र होगी, आपकी समातों में उतरेगी। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों को यहाँ बुलाएं, उनका एक मुख्तसर सा तारुफ कराते चलते हैं। इरशाद कामिल साहब टेलीविज़न और सिनेमा की मारूफ़ तरीन शख्सियत हैं, मारूफ़ स्क्रिप्ट निगार हैं जिन्होंने टेलीविज़न के लिए कई उम्दा सीरियल्स पेश किए हैं। लव आजकल और रॉक स्टार जैसी कामयाब फिल्मों के लिए खूबसूरत नगमे लिखे हैं, मशहूर गीत लिखे हैं। नादान परिंदे के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। मुज़फ़्फ़र अली साहब, इनके बारे में क्या कहा जाए। पद्मश्री मुज़फ़्फ़र अली साहब के लिए कुछ भी कहते हुए हमें तंगदामानी का एहसास होता है। एक शख्सियत, बेशुमार जहतें, मशहूर व मारूफ फिल्मसाज, शायर, फ़नकार, मौसीकी के दिलदादा, फ़ैशन डिज़ाइनर, सोशल वर्कर, किस किस हवाले से आपकी हमजहत शख्सियत को हम अहाते अल्फाज में लेने की कोशिश करें। यूँ तो तकरीबन 15 से ज़ायद फिल्में आपने प्रोड्यूस की हैं, लेकिन उमराव जान अदा के तख्लीक़कार की हैसियत से आपका नाम हयात जावेद पा चुका है। इसके अलावा जहान खुसरो जैसे खूबसूरत कल्चरल इवेंट के ज़रिए आपने पूरी दुनिया में अमन व आश्ती और सूफियत और रूहानियत का जो पैगाम आम किया है उससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। अपनी संजीदा शख्सियत और मंझी हुई फ़नकारी के बदौलत हमारे दिलों में रहने वाले महाराज कृष्ण रैना, जिन्हें तमाम दुनिया M.K. रैना साहब के नाम से जानती है, आपका शुमार भी बेहतरीन डायरेक्टर्स और थिएटर आर्टिस्ट में होता है। इंडियन पैरेलल सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जनाब M.K. रैना अब तक तकरीबन 13 ज़बानों में 130 ड्रामे प्रोड्यूस कर चुके हैं। कई बेहतरीन अवार्ड से, संस्कृति सम्मान, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड वगैरह से आपको नवाजा जा चुका है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इन अवार्ड्स का एतबार आपके नाम के साथ जुड़कर मज़ीद दोबाला हो गया है। नंदिता दास जी, इनके बारे में भी कहते हुए हमें अल्फाज का इंतखाब करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में 30 से ज़ायद फ़ीचर फिल्मों में अपने फ़न का लोहा मनवाने वाली नंदिता दास जी का शुमार हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा और थिएटर आर्टिस्ट में होता है। फायर और अर्थ में अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में घर कर चुकी नंदिता जी ने फ़िराक से हिदायतकारी के भी एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपकी शख्सियत के साथ मोतबर हैं। ये तो हमारे अल्फाज हैं। फराज साहब अगर यहाँ होते तो शायद वो यही कहते कि सुना है उसकी स्याह चश्मगी क़यामत है, सुना है उसकी स्याह चश्मगी क़यामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर कर देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और इन तमाम शख्सियत के साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहेंगे जनाब दानिश हुसैन साहब। अपनी गुफ्तगू के ज़रिए उनकी बातों के मोतियों को एक माला में परोने की कोशिश करेंगे। थिएटर से वाबस्ता हैं, हमजहत शख्सियत हैं। मज़ीद आपका वक्त ना लेते हुए इन शख्सियात के साथ आपको छोड़ते हैं, सिर्फ ये कहते हुए कि ऐसी हमजहत शख्सियतें रोज़ रोज़ हमारे पेश नज़र नहीं होती हैं। तो जब आप इन्हें सुने तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दें,
थोड़ी देर के लिए उन्हें आलम खामोशी की नज़र कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जेंडर बैलेंस के लिए बीच में बिठाया है और कोई बात नहीं, ये गुस्ताखी में इसीलिए कर रही हूँ। मुज़फ़्फ़र अली साहब 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल आप मुझे मुज़फ़्फ़र अली समझ सकते हैं। आफ्टर ऑल एक अदाकार का काम ही यही होता है, शक्ल बदल बदल के आना। किसी ज़माने में मुझे यकीन है मुज़फ़्फ़र अली ऐसे ही जवान और बदसूरत थे। ख़वातीन हज़रात, आज के इस सेशन में आपका खैर मक़दम है। जो बाकी हज़रात यहाँ मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और मुझे अपने तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मॉडरेटर हूँ। तो सेशन आप जानते हैं क्या है, इससे बेहतर क्या इसके बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी फिल्म तो इस मुल्क में हर कोई देखता होगा, इस मुल्क के बाहर भी देखता है, लेकिन फ़िल्मों का ज़बान से क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से ज़बान ज़िंदा रहती है। तो जब मुझे कहा गया कि आप आएँ इस सेशन को मॉडरेट करें तो मेरे दिमाग में एक मेटाफर आया कि जो प्योरिस्ट होते हैं, जो लिटरेरियर्स होते हैं, जो ग्रामर बनाते हैं, वो एक साहिल की तरह हैं और ज़बान समंदर है जो आ के उससे सर टकराती है और कभी कभी कोस्ट लाइन बदल जाती है और ग्रामर नई हो जाती है और नए नए अल्फाज उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो वैसे ही समंदर हिंदी फिल्में हैं जिन्होंने ज़बान के साथ बहुत खिलवाड़ किया और ये तय करना मुश्किल है कि हमारी फ़िल्मों की ज़बान हिंदी है या उर्दू है या कोई बीच की ज़बान है। वो एक ऐसी दरिया है, ऐसा दरिया है जहाँ पे अक्सर तस्वीर बनती है और मिट जाती है। तो मेरा पहला सवाल M.K. रैना साहब से, जो मेरे उस्ताद भी हैं। हालांकि इन्होंने मुझे रिहर्सल्स में बहुत परेशान किया। आज मेरा मौका है, आज मेरा मौका है। मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने बहुत से दौर देखे, आप उस दौर में आए जब पैरेलल सिनेमा बिल्कुल उभर रहा था और आपने वो दौर देखा जब पैरेलल सिनेमा उरूज पे पहुंचा और आप उस दौर में आए जिस वक्त जो बड़े बड़े उर्दू और हिंदी साहित्य के दिग्गज फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे और धीरे धीरे वो सब नापैद हुए और फिर ये मॉडर्न दौर। तो ये जो दौर आपने देखा और ज़बान का बदलाव देखा, उसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, मुझे लगता है कि जिस वक्त मैं सिनेमा में आया वो पैरेलल सिनेमा का दौर था, पैरेलल सिनेमा का दौर था और कुछ ऐसे सरफिरे निकले थे, रियली सरफिरे थे। आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, क्या बोल रहे थे? ये सर, ये अगर आप ये एक्टर होने का फ़ायदा होता है। आवाज़ बुलंद होती है, यूं पहुंच जाती है। अगली रिहर्सल का फैसला वही तो मैं कर रहा हूँ। देखा, एक और पापी पुराने बोले पीछे। तो वो दौर ऐसा था कि कुछ इंडस्ट्री का बदलाव लाने के लिए हम थिएटर में थे और थिएटर में भी बदलाव का ही दौर था, नया काम करना। वो इसलिए था कि जो हिंदी सिनेमा या उर्दू सिनेमा जो भी उस वक्त था हिंदुस्तान का सिनेमा, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में जैसे लगता था फिल्म मेकर्स को, थिएटर वालों को भी, कि हम इंडियन सिनेमा क्या होगा, फ्यूचर इंडियन सिनेमा कैसा होना चाहिए। और एक आपने ज़बान की बात की, सिनेमा जो है वो सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं है, वो इमेजेस का सिनेमा है। लफ्ज़, डायलॉग, जिसे आप ज़्यादातर समझते हैं, कहानी, वो सिर्फ एक अंश है, एक हिस्सा है फिल्म का। और तो सिनेमा की ज़बान बदलने के लिए बहुत सारे लोग, और मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मैंने उन लीडिंग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अवतार कौल, मणि कौल, कुमार शानी, मृणाल सेन, गोविंद नहलानी, रंगा वगैरह वाकई लोग। वो एक आइडेंटिटी हिंदुस्तान की थी और वो आइडेंटिटी सिर्फ डायलॉग की नहीं थी, वो इमेजेस की थी और इंटरनेशनली अपनी पहचान पैदा करने के लिए। लेकिन उसका क्या, मेरा एक क्रिटिक है उसका, वो दौर बहुत अच्छा रहा, अपना काम बहुत ही कम, एंटी हीरो, एंटी ग्लैमर, एंटी मेकअप, रियल लोकेशंस पे जाना और
24 घंटे वहाँ काम करना, टेक्सचर ऑफ इंडियन लाइफ, जहाँ वहाँ की खुशबू आनी चाहिए थी उस इमेज में। उस दौर को हम बड़ा एक्साइटिंग मानते थे, क्योंकि उसमें वो हायरार्की भी नहीं थी सिनेमा की कि वो बड़ा है, ये छोटा है, ये डायरेक्टर है, वो स्टार रहेगा, अंदर बैठेगा, एक्टर है, वो सब मिलके ही काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे मुझे लगता है जब 60s में याहू शुरू हो गया, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो, कहता रहे, भाषा पर प्रेशर आया, सिनेमा का बहुत आया। उसके बाद एक ऐसा भी एक दौर आया जिसमें कहता तूने क्या कहा होगा, मैंने क्या कहा सुना होगा, जो दिल गया गया होगा। तो वो सिनेमा शायद इसलिए भी रुक गया कि उसके बहुत सारे जो प्रोटैगनिस्ट थे उनके पास या तो रिसोर्सेस नहीं थे, विल थी, नहीं कर पाए। स्टेट ने हाथ खींचा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। मैं तरह से जंप मार रहा हूँ जल्दी जल्दी, उसका सब लोगों को बात करनी चाहिए। मुझे लगा कि जो स्टेट करना चाहता था, एफएफसी करना चाहता, एनएफडीसी करना चाहता, उनका भी एजेंडा बदल गया, वो टेलीविज़न सीरियल भी करने लग गए। सो तो प्रेशर आ गया कि यहाँ पर वही सक्सेसफुल सिनेमा है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा मुनाफे में जाना चाहिए, इसलिए सिनेमा जो बनेगा उसका मुनाफा होना चाहिए। तो उस चक्कर में ये हुआ कि फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड आता है और आप एक ग्लोबल इमेज बनाने में लगे हुए हैं। इस वक्त आप देखिए जावेद अख्तर साहब हैं, वो उर्दू के साथ हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं उर्दू के साथ, उनका अलग सिनेमा है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वी आर ट्राइंग टू पैडल इंटर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल सिनेमा बनाने में लगे हैं। बट व्हाट वी आर लूजिंग इज क्वाइट अ कोलोसल कल्चरल क्राइसिस। सिनेमा का कल्चरल क्राइसिस ये है कि हिंदी सिनेमा नहीं है, वो बम्बई का सिनेमा है, भाषा का प्रयोग। वो उर्दू का सिनेमा नहीं है, सिर्फ ज़बान का, सिर्फ डायलॉग के लिए यूज़ करता। अदरवाइज दे कैन बी इन पेरिस इन वन शॉट, सेकंड दे विल बी इन वाशिंगटन, थर्ड दे विल बी इन कश्मीर, एनीवेयर। तो वो एक नई रियलिटी है। उस रियलिटी में एक क्राइसिस है, कल्चरल क्राइसिस है। वो आप देखते हैं कि इट इज़ अ पॉलिटिकल क्राइसिस, इज़ अ सोशल क्राइसिस, इट्स नॉट ओनली इन सिनेमा यू सी इट। And I think that is the crisis of the cinema in India, because that's why you never get to Cannes, the great film festival of the world. We never get a chance to have our film in the Cannes competitive section. This rarely years happen. We are not counted that way in the world cinema, excepting the Indian and South Asian diaspora which sees our films, and we get critiqued there. I will stop at that point. थैंक यू। मैं मुजफ्फर साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, थोड़ा दम ले लें, तो मैं सवाल उनके पास बाद में छोड़ता हूँ। मेरा अगला सवाल इरशाद से है कि हमने ये देखा कि जो पहले लिरिसिस्ट थे, और ये ख़ास बात हमारे सिनेमा की है कि हमारे सिनेमा में गानों का बहुत एक अहम मकाम रहा है, जो किसी और दुनियावी सिनेमा में हमें देखने को नहीं मिलता है, कि जितना अहम किरदार गाना हमारी फिल्मों में निभाता है वो हमें कहीं और नहीं दिखता है। और अक्सर लोग फिल्म भूल जाते हैं, गाने याद रहते हैं। अक्सर फिल्म की मकबूलियत गानों की वजह से होती है। और बहुत से लिरिसिस्ट जो हमें पहले हिंदुस्तान में 40s 50s राइट टिल 80s 90s मिले, वो ज़्यादातर अपने आप, अगर वो फिल्म के एक भी लिरिक्स नहीं लिखते तो वो अपने आप, उनका एक मकाम शायर की तरह था, चाहे मजरू साहब हों, चाहे साहिर हों, चाहे राही मासूम रज़ा हों, चाहे जानिसार अख्तर साहब हों। तो ये जो एक तालमेल था लिटरेरियर्स का, पोएट्स का, ज़बान के साथ और सिनेमा के साथ, और अब आप उसी सिलसिले में चले आ रहे हैं, तो मैं आप चाहूँगा कि आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि किसी कहानी की तरह, किसी नज़म या गज़ल की तरह, या किसी और फ़न की तरह, सिनेमा एक ऐसा फ़न है जो बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे आगे है, जिसे उन लोगों तक पहुंचना है जिनको स्कूल भी नहीं लिखना आता। उन लोगों को अपनी बात समझानी और उनको एंटरटेन करना है, जो अपने पैसे खर्च करके उनके पास 2 ही घंटे हैं। या तो आप एंटरटेन हो जाइए
या नहीं हुए तब भी पैसे आपके गए। अभी सिनेमा लॉटो लॉटरी की तरह हो गया है। किसकी तरह? लॉटो लॉटरी जो होती है, नोटो। आप पैसे खर्च करते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, अगर लॉटरी लग गई तो आप एंटरटेन हो जाएंगे, और अगर नहीं लगी तो पैसे गए। तो जहाँ तक ज़बान की बात है, ज़बान की बात ये अक्सर मेरे साथ ये कोई भी पिक्चर रिलीज़ होती है, उसका म्यूज़िक होता है, तो ये सवाल किया जाता है, जनाब पहले के गाने क्या बात। और अब ये भी बोल रही हैं कि सच्चाई भी है नंदिता जी। मैं भी धीरे से बोला ये भी मानते हैं, आप सब भी मानते होंगे। बहुत सारे शायर भी थे, बहुत कामयाब शायर जो गीतकार हुए। अभी गीतकार हैं, शायर नहीं हैं, ये बात मैं मानता हूँ। पर मैं ये बात नहीं मानता कि अच्छे गीत नहीं लिखे जा रहे। अब कोई गीत मकबूल करने के लिए कोई गीतकार आपके घर पे बोलता है, जनाब ये वाला गाना सुनिए मेरा, बहुत अच्छा है। आप लोग मिलके एक तरह का माहौल बनाते हो, क्योंकि वो एक समाज के लिए, जैसा मैंने कहा कि वो जो निचली स्तर है, वहाँ से लेके इंटेलेक्ट लेवल तक के लिए सिनेमा बनता है। और वो जिस तरह से सरकारी बोर्ड का एक सिलेबस होता है जो आम बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, बिल्कुल उस तरह से सिनेमा बनाया जाता है। तो जो पसंद किया जा रहा है वही बनाया जाएगा, और जो बिक रहा है वही बेचा जाएगा। अब एक ही फिल्म में, ये मेरा बहुत जाती तजुर्बा है, एक ही फिल्म में, मेरी एक फिल्म आई थी, बहुत सारी वैसे तो आई हैं, पर मैं किसी एक पिक्चर का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। ऑलमोस्ट सबने ये गाना सुना होगा, और मैंने कहा मैंने नहीं सुना। लेकिन चलिए ऑलमोस्ट कहा है, उनमें से ये और उसी पिक्चर में गाना था नैना फिरोजी नहर, ख्वाबों का पानी में घर। मुझे नहीं लगता 10 लोगों ने भी सुना होगा। तो जो आप सुन रहे हैं वो बन रहा है। आप अपनी पसंद को थोड़ा ऊपर उठाइए। पहले सिनेमा कभी भी डायरेक्टर अपने लिए नहीं बनाता, एक्टर के लिए नहीं बनाता, वो एक समाज के लिए बनाता है। एक पैन इंडिया जिसे कहते हैं, वो उस आदमी के लिए भी बनाता है जो नाभा में बैठा हुआ है, वो उस आदमी के लिए भी बनाता है जो चेन्नई में बैठा हुआ है और मुंबई में बैठा हुआ है, उसके लिए तो बनाता ही है। तो पहले जुबान के लेवल पे उस तरह से ना तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे हुए थे कि ओ ये पंजाबी, ओ ये बंगाली, ये गुजराती, हम नहीं हुए थे। हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये बातें उतनी घर नहीं की थी जितनी आज कर गई हैं। और ताज़ा ताज़ा उर्दू चलती आ रही थी। 2 ही ज़बानें थी, एक उर्दू था, एक इंग्लिश थी। उर्दू चलती आ रही थी और उर्दू के शायर थे, उर्दू के लिखने वाले थे, और वही फसाना, वही अफसाने, वही नगमे, वही नज़में, जैसे जो साहिर साहब बहुत बार मुशायरों में भी पढ़ते थे, उन्हीं के बहुत सारे गीत भी बन गए। अब हुआ क्या कि ये अदबी और पॉपुलर थोड़ा डिफर होने लग गया, थोड़ा फ़र्क आने लग गया। अब पॉपुलर से मतलब ये है जो तुरंत पैसे वसूल जिसके हो जाए, जो फटाफट हिट हो जाए, आपके आईफोन पे या आईपॉड पे लोड हो जाए, और वो उसका जो भी होता है एक मुआवजा वो पहुंच जाए कंपनी के पास। अच्छी चीज़ को समझने के लिए भी, अच्छी चीज़ को सुनने के लिए भी एक इत्मीनान की ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़रूरी होता है और बहुत सस्ता भी होता है, ऐसे ही मिल जाता है। और वही हमारे पास नहीं है।
हम बैठ के 6 गाने अगर किसी पिक्चर के हैं, हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं कि इसमें से कौन 2 गाने अच्छे हैं और कौन 4 गाने बुरे हैं। जो हमें सुनाया जा रहा है गाड़ी में चलते हुए, हम वो सुन लेते हैं और उसी में से हम डिसाइड कर लेते हैं। हमारी अपनी चॉइस नहीं है। हम पे कोई एक मीडिया है जो अपनी चॉइस लाद रहा है और हम मान रहे हैं। जब अपनी चॉइस होगी तब अच्छे बुरे की पहचान होगी ना। अब क्योंकि वो मीडिया एक तरह से चीज़ों को चला रहा है, अब एक नज़म कहीं पे आ रही है, मान लीजिए रेडियो पे, तो वो आप नज़म ऐसे ही नहीं अब्रप्टली कहीं से भी उसको फेड आउट करके अपनी कोलगेट का कमर्शियल चला सकते हैं। वो आपको, अरे ये कैसे कट गया, कुछ अधूरा है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर बार बार ऐसा नहीं हो सकता। अब अभी जो गाने बन रहे हैं, आप कहीं से भी शुरू कीजिए, कहीं से भी काटिए कमर्शियल। तो ये चीज़ें भी साथ में जुड़ी हुई हैं, साथ में चली हुई हैं। लेकिन जैसा कि ज़बान की बात है, अभी हमारी भी जो ज़बान है उस तरह से ना हिंदी है, ना उर्दू है, ना अंग्रेज़ी ही है, ना अपने ख़ित्ते की ज़ुबान, ना पंजाबी ही उतनी उस तरह से है। फिल्में जब भी पोर्ट्रे करती हैं, फिल्में स्लाइस ऑफ लाइफ होती हैं। अगर वो स्लाइस ऑफ लाइफ नहीं है, यहाँ तक कि जब भी अब पीके में ही देख लीजिए कि एलियन भी आता है तो वो भी भोजपुरी सीख लेता है। तो वो एक खित्ते के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अब ज़बान आप जहाँ पे रहते हैं उस तरह का थोड़ा सा एक रंगत, थोड़ा सा लहजा भी ज़रूरी है, और उस लहजे के साथ साथ एक आम आदमी की ज़बान, उस आम आदमी के साथ साथ जो पढ़ा लिखा तबका है उसको ऐसा भी ना लगे अरे ये तो डेटेड बात कर रहा है कोई। तो वो सारी चीज़ें साथ चलते हुए, उनको साथ ले जाते हुए एक बहुत ही बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश होती है। और बीच का रास्ता ढूंढते हुए आप ये देखिए, ये बिल्कुल जायज़ है बात कि फिल्मों के ज़रिए अदबी होने का दावा कोई नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं इतना अच्छा कहानीकार हूँ या इतना अच्छा मैं गीतकार हूँ, और मुझे देखिए साहित्य वाले ज़रा जो लिटरेचर वाले हैं करिए मेरे ऊपर वाह वाह मैं कि मैंने कितनी अच्छी कहानी लिखी है। कोई दावा नहीं कर रहा। वो उस ज़माने में भी नहीं हुआ था दावा। पहले लिटरेचर पे दावा हुआ था, फिर फिल्मों की तरफ रवानगी हुई थी। तो अभी वो, क्योंकि वो दावा नहीं है, क्योंकि कमर्स हावी है, क्योंकि पैन इंडिया का सिनेमा है, वो गाने के लिहाज से भी, बशर्ते कि कोई आप एक ऐसी पिक्चर बना रहे हों जिसका किसी ख़ास इलाके के साथ ताल्लुक़ हो, किसी पीरियड के साथ ताल्लुक़ हो, कोई एक ऐसे ऐतिहासिक किरदार की कहानी हो, तब ज़बान का एक लिहाज ज़रूर किया जा सकता है और किया जाता है। लेकिन आम तौर पे जो कमर्शियल सिनेमा बन रहा है, मुझे लगता है वो लोगों के लिए सिनेमा बन रहा है और लोगों की पसंद पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स बाद में आएंगे, आपकी मजम्मत होगी बहुत अच्छी तरह से, आप परेशान ना हो। मैं, आपने एक अच्छी बात कही कि एक अच्छी चीज़ के लिए फुर्सत और वक्त चाहिए, और मुज़फ़्फ़र अली साहब ने एक ऐसा कारनामा किया जहाँ पे उन्होंने वाकई में एक अदबी चीज़ को उठाया और फिर उसको एक फिल्म की शक्ल दी। जी जी जी। और इस तरह से दी कि वो आज तक एक तरह से एक लैंडमार्क है, और बाद में एक नाकाम कोशिश हुई लेकिन उसके बावजूद भी लोग आज भी उसी को याद करते हैं। तो ये जो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक रुस्वा साहब की नावल को उठाया और उसको एक फिल्म में तब्दील किया, और ज़बान कमर्शियली आप एक लिटरेरी चीज़ को उठा के कमर्शियली पेश कर रहे थे। तो आपके जो बीच में जो सफ़र जो हुआ और क्या क्या मुश्किलात और क्या क्या मरहले आए, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो, और ख़ासकर जो ज़बान के साथ आपकी एक जद्दोजहद रही कि ज़बान को कैसे आसान तरीके से, येट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग इट, येट नॉट डाइल्यूटिंग द लिटरेरी स्टैंडर्ड ऑफ इट, और आवाम को पेश किया जाए। बहुत टेढ़ा सवाल है। तो मैं आदमी टेढ़ा हूँ क्या करूँ?
और मैं सीधा आदमी हूँ। असल में क्या है, जब तक आप फ़न को और तमाम फ़नून लतीफ़ा को, सॉफ्ट स्पोकन आदमी, वो भी तो है, जी हमें माइक रखा है। चलता है। जब तक आप तमाम जो फ़नून लतीफ़ा हैं, तमाम फाइन आर्ट्स हैं, उनको जब तक आप एक मुरस्सा नज़र से नहीं देखेंगे और एक तरीके से महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी फ़न की तख्लीक नहीं कर सकते। तो हम तो अपने को मतलब सिर्फ एक हसास आदमी समझते हैं, और फिल्म का जो माध्यम है उसको मैंने सबसे बुलंद और सबसे पाकीज़ा माध्यम समझा है, और उसके साथ जो चैलेंजेस हैं वो बेपनाह हैं। दयार फ़न में जहाँ मंजिलें भी पानी हों, तमाम उम्र भटकने का हौसला रखिए। तो ये एक ऐसा फ़न है फिल्म का, ये एक मुरस्सा फ़न है, जब तक ये एक दिल का फ़न है, और कहीं ना कहीं एक ज़मीन से जुड़े हुए होने का फ़न है। जो शख्स इस फ़न को सिर्फ हवाई तरीके से समझता है और लेके चलता है, उसकी परवाज़ एक हद तक रहती है, लेकिन जो दिल से लेके चलता है तो वो दिल की बात जो है वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाते। तो मैं समझता हूँ कि इस सफ़र को, इस दिल के सफ़र को जब आप लेके चलें, ये उसको आप फिल्म के माध्यम में ढालें या कुछ भी करें, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने, आपके एक पैलेट की शक्ल में आती हैं, जिसमें ज़बान एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज़बान ही के ज़रिए से आप लोगों के दिलों के तार को छिड़ा सकते हैं। और उसमें मैं समझता हूँ शायरी का बहुत बड़ा रुतबा है। मैं समझता हूँ शायरी जो है इज़ द मदर आर्ट। अगर कोई शख्स शायरी नहीं समझ सकता है तो वो किसी तरीके की आर्टिस्ट्री से का कोई दावा नहीं कर सकता है। और शायरी के साथ ख़ास चीज़ ये है, शायरी बिकती नहीं है। जहाँ बिक गई शायरी वहाँ दिल तक नहीं घुसती है। तो शायरी वही चलती है जो दिलों की शायरी होती है, जो अपनी आग में खुद जलता है, वही एक ऐसे शेर कह सकता है जिसकी आप, जिसे कहना चाहिए जिसकी आप पूजा कर सकें, जो आपको एक मंजिल दिखा सके, जो आपके अपने दिल के सफ़र में लेके आगे बढ़ सके। तो मैं समझता हूँ ये तमाम सब चीज़ें जो है, जब तक आप उनको एक धागे में नहीं बांधेंगे, फिल्म की तख्लीक नहीं होती है। अब उमराव जहान का मसला ये था कि उसमें हमारा माशरा, हमारी ज़िंदगी, हमारे तमाम सब दर्द सब उसमें हमें मिले। तमाम हज़ारों उसमें सुबह शामें मिली, मौसम मिले, सब कुछ मिला। और वो ज़ाहिर है द होल थिंग इज़ एक्चुअली इज़ अ विजुअल लैंग्वेज। और जब तक आप विजुअली गज़ल को नहीं समझ सकते हैं, तब तक आप उसको उस फिल्म में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप फिल्म में इस्तेमाल करें उसको एक विजुअली समझ के, उसके नशेब व फराज आपको सूरज की किरणों में नज़र आए, रात की तारीकी में नज़र आए, तो वो गज़ल जो है एक सिनेमैटिक लैंग्वेज के ज़रिए से आपके दिल में उतर जाती है। फिर उस गज़ल को आप दिल से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत ही मैं समझता हूँ एक बहुत ही पाकीज़ा मंजिल है। और उस दिल के अंदर वही चीज़ था, और हर जितने भी यहाँ दिल बैठे हैं सब एक हैं, सबके दिल पाकीज़ा हैं, और उसमें वही चीज़ उतरेगी जो साफ सुथरी साफ शफाफ होगी। तो बहुत से देखिए गाने आते हैं, आज आए कल चले गए, कोई खैरियत नहीं पूछता है उनकी कि भाई कहाँ आए थे कहाँ चले गए, बल्कि वो गाने आए हैं और बज रहे हैं और पीछे गाना खड़ा हुआ है कि यार हटो अब हम जाएंगे, और वो जाता है और वो जाके उसको दूसरा गाना धक्का देके फिर निकालता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिलसिला चलता चला रहा है गानों का। तो एक गाना आया, शीला आई, उनकी जवानी आई, सीटी बजाई, सबने किया, आए गए, सब हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें जो दिलों की होती हैं उनको दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। तो जब मैं अलीगढ़ गया तो मैंने वहाँ पर ऐसे ऐसे शायर थे, आपने जिनका नाम भी लिया, राही मासूम रज़ा साहब,
शहरियार साहब, खलील रहमान आज़मी साहब, फैज़ अहमद फैज़ का भी दौर था वो। उसमें एक आदमी को लगता है कि ये लोग जो हैं ये ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, ये तख्लीक के ज़रिए से लोगों को रोशनी पहुंचा रहे हैं। तो जब तक आप तख्लीक के ज़रिए से, क्रिएटिविटी के ज़रिए से लोगों के को रास्ता नहीं दिखाएंगे, लोगों के दिमागों को रोशन नहीं करेंगे, वो कोई उसका मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है जी। तो मेरा ख्याल ये है कि उसी तरीके से आपको फिल्म को भी देखना पड़ेगा। फिल्म हमने जैसे फिल्म में आँख खोली तो हम कलकत्ते में हमने सत्यजीत रे साहब को बहुत करीबी से देखा, हम लोग साथ काम करते थे कि कंपनी में, और मुझे लगा कि वो शख्स जो है वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपने माशरे से जुड़ा हुआ है, अपनी ज़बान से जुड़ा हुआ है, एक एक किरदार को वो बखूबी जानता है, वो किरदार किस तरीके से क्या करेगा, कब कौन से कपड़े पहनेगा, उसको बखूबी उसके पर पूरी महारत है। हम लोग आजकल जो है, अब आप देखें जो फिल्में होती हैं, हम किसी फिल्म को क्रिटिसाइज़ करने नहीं आए, हम सिर्फ अपना तजुर्बा बताने आए हैं और एक ये बताने आपको आए हैं कि ये एक जिहाद है। जब तक हम लोग इसको कफन बांध के इस चीज़ में आगे नहीं निकलेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतना आसान नहीं है फिल्म बनाना। तो आपके बरसों गुजर जाते हैं ख्वाब देखते देखते, कहीं से भी कुछ रास्ते नहीं खुलते, फिर कहीं से खुल जाते हैं रास्ते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तख्लीक में कोई कमी आए, आपके सुकून में कहीं से कोई खलबली आए, क्योंकि जब तक आप सुकून से नहीं बैठेंगे वो तख्लीक नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कड़वाहट है तो तख्लीक आप नहीं कर सकते हैं। तख्लीक तो आप लोग जानते क्या होती है ना, क्रिएशन। तो ये जो चीज़ है, जो एक जिसे कहना चाहिए एक गहराई और एक सुकून, वो एक कल्चर से आता है, एक ज़माने से आता है। और उस कल्चर में जिन लोगों ने जो अपनी आग में खुद जले हैं, जो शायर हैं जी, जो मतलब कहानीकार हैं, जिन्होंने अपने दिल के रास्ते पे जो चले हैं, उनके ज़रिए से आपको रास्ते मिलते हैं। फिल्म में भी जो है आप कोई चीज़ को जैसी है वैसी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आपको अपने रंग में ढालना पड़ेगा, अपनी बात में ढालना पड़ेगा। और या तो वो शख्स आपके पास ना हो तो आपने उसकी चीज़ को जैसे भी चाहे डाल लिया, लेकिन अगर आपके दरमियान वो है और आपके साथ वो काम करना चाहता है तो आपको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसके साथ काम करना पड़ेगा। अब जैसे उमर औजा ने, मैंने शहरियार को अपने साथ साल भर रखा। अब उनके तमाम सब नाज और नखरे सब बर्दाश्त किए। साल भर रखना एक शायर को बहुत आसान नहीं होता उसके जो उतार चढ़ाव होते हैं, और ख़ास तौर से जब आप उसको समझ रहे हैं कि वो खुदा है जी, तो एक खुदा को अपने पास रखना और आप उसकी पूजा भी करें और फिर उसके मतलब कुछ कड़वाहट भी बर्दाश्त करें। मैं परेशान मैं समझ सकता हूँ संजीव सराफ पे क्या गुजर रही होगी। यहाँ तो बहुत खुदा घूम रहे हैं। नहीं, वो है कहाँ? किसी खुदा की खिदमत में होंगे। तो बहरहाल ये वो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, वो आवाम की भी खिदमत कर रहे हैं, ज़बान की भी खिदमत कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई विल नॉट अंडरमाइन हिज। मैं अंडरमाइन नहीं, मैं तो उजागर कर रहा हूँ उनके काम को। इस शहर में है शख्स परेशान से। तो बहरहाल उनकी तख्लीक से हमें इतना फ़ायदा हुआ कि हिज पोइट्री वॉज पार्ट ऑफ माई स्क्रीन प्ले, एंड इफ ही वॉज नॉट देयर आई वुड हैव हैड नो स्क्रीन प्ले, एंड द स्क्रीन प्ले वॉज थ्रू हिज पोइट्री, एंड वो दैट वॉज the burgeoning or the creativity of a young girl, कि किस तरीके से एक बार वो कहती है दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, आसमां को ज़मीं पर उतार लाती है, फिर वो जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, फिर ये क्या जगह है दोस्तों, वगैरह वगैरह। तो पूरा एक ग्राफ बनता है, एक औरत के ख्वाब का ग्राफ बनता है, एक माशरे का ख्वाब बनता है। वो सिर्फ शायर बना सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी वो करने की। तो अब ये था जब आप जो फरमा रहे हैं ना कि बम्बई में एक दौर था जब अच्छी शायरी होती थी, अच्छे वो आते थे, तो उस ज़माने में भी वो सब छोटे छोटे खुदा होते थे जी, और उनमें जो टकराव होता था वो आप जानते हैं क्या होता था। मैं अच्छी तरह से। तो अब मेरा ख्याल में कि
बाज़ वक्त ये होता है कि चलो अब तो सोचा है कि पत्थर के सनम पूजेंगे जी कि घबराए तो टकरा भी सके मर भी सके। तो बहरहाल अब मैंने अभी फिल्म बनाई, उसमें कोई इत्तेफाक से कोई जिंदा खुदा नहीं है। मैंने वाजिद अली शाह का कलाम इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी फिल्म को डॉक्टर राही मासूम रजा को डेडिकेट किया है। जी जी, आज उनकी बरसी भी है तो बहुत आज ही के दिन है। जी वाह जी, क्या बात है। राही साहब जो हैं उनका जितना जिक्र किया जाए कम है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में उस सोच का आदमी, उस इमेजिनेशन का आदमी, उस आप मिल ही नहीं सकता, आप चिराग लेके ढूंढे। और जैसे कि कामिल साहब ने कहा कि अदब पहले आता था, फिल्म बाद में आती थी, आधा गांव पहले लिखा गया हाँ, था, बिल्कुल। मैं तुलसी तेरे आंगन की बाद में आई थी। नहीं, मैंने देखिए मैं जब अलीगढ़ में था तो मेरा ख्वाब था कि मैं इनके साथ काम करूं। जी जी और जब मैंने पहली पेंटिंग की एग्जीबिशन की तो उसमें मैंने उनका एक शेर लिखा था, कभी रोशनी की तलाश में कई मंजिलों से गुजर गए, वाह कभी रात ऐसी डरावनी कि हम आरजू से भी डर गए। वाह वाह, क्या तो ये बात, राही साहब ही की हिम्मत थी जो इस तरीके की बात कर सकते थे। वाह और जो उन्होंने खिदमत की है 1857 पे, जी जी, वो वो आप नज़्म शायद उन्होंने कोई लिखी। नहीं जानते हैं। जी उस नज्म को, वो नज्म मेरे लिए बाइबल है। जी उसमें जो उसकी आखिरी नज्म है गोमती, उसमें मैंने बैले भी किया है, बच्चों को लेके बैले किया, अभी फिर बैले किया, और वो उसका कोई जवाब ही नहीं है। क्या हसीन चीज़ लिखी है। और फिर मैंने ये अपनी फिल्म में भी राही साहब का कलाम इस्तेमाल किया नहीं, है। उसकी एक कॉपी शाहिद अमीन के पास पड़ी हुई थी जो मैंने चुरा ली है, और उसकी 4 फोटोकॉपीज करके और बांट दी है मैंने। अभी उसका FIR दर्ज है, मालूम है? नहीं वो तो फिर मेरे ऊपर भी FIR आने वाली है। नहीं, मेरे पास उन्होंने खुद अपने हाथ से लिख के दी थी जी और मैंने उसको बड़े शौक से अपने बाइंडर से कहा कि यार इसके ऊपर चमड़े की दिल चढ़ा दो। तो उस चमड़े की दिल चढ़ाने में उन्होंने जो पेज जो हमें डेडिकेट किया था वही साफ कर दिया। नहीं, पर राही साहब तो खैर कुछ भी नहीं, अब तो महाराष्ट्र में FIR में गालिब का भी नाम आ गया है कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो जब गालिब नहीं बचे तो राही साहब कहाँ बचेंगे? राही साहब को कुछ नहीं सकता। एक शेर गज़ल सुनिए राही साहब की। वक्त है ना आशना ना मेहरबान शहर में, बंद रखिए अपने जख्मों की ज़बान शहर में। वाह वाह, क्या बात है। सर उठाने की जगह हर शख्स को मिलती नहीं, इतना नीचा हो गया है आसमान शहर में। वाह वाह वाह, क्या बात है। हर दरीचा मुजमहिल, दरवाजे हैं कुम्हलाए हुए, वाह आज की आंखों में है कल का धुआं इस शहर में। वाह वाह, क्या बात है। और आज की जो कम्युनलिज्म की जो बाज़ वक्त हवाएं चलती हैं, पल रही हैं जाने किस किस रंग की चिंगारियां, पल रही हैं जाने किस किस रंग की चिंगारियां, आशियां दराशियां शहर में। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। राही साहब पे आके मंजिल खत्म होती जी है। जी, आपने एक और रैना साहब ने भी ये बात कही अबाउट विजुअल इमेजरी, और किस तरह से ज़बान को और ख़यालात को एक विजुअल इमेजेस में बांध के फिल्म में पेश किया जाए। तो मैं नंदिता से सवाल करूंगा, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी फिराक, और उस फिल्म में एक बहुत ही बड़ा पॉइंटेंट सा सीन था जहां नसीर भाई एक म्यूजिशियन प्ले कर रहे हैं और वो सड़क पे उतरते हैं और वली दखनी की कब्र उनको नहीं मिलती है, और वो परेशान होकर इधर से उधर घूमते हैं कि यहाँ शायर की कब्र थी और वो है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो फिल्म ही पूरी एक मेटाफॉर है किसी तरह एक लॉस्ट कल्चर की, एक जुदाई की, एक वो चीज़ जो खो चुकी है या खो रही है, और आपने उसमें बहुत नायाब, जैसे कि मुजफ्फर साहब ने कहा कि किरदार उसमें बहुत नायाब थे, चाहे वो 2 भाई थे दंगाई, चाहे नवाज का कैरेक्टर था, चाहे नसीर भाई का कैरेक्टर था, और वो लड़का जो उनसे मिलने आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इस फिल्म की तख्लीक कर रही थी तो ये ज़बान को और ये इन एहसासात को विजुअली पोर्ट्रे करने में जो आपकी जो आप जिसे कहते हैं मुहिम थी, उसके बारे में ज़रा बताइए। मैं क्योंकि मैं यही ले लेती हूँ उतना मैं खुद, मेरे पिताजी जो हैं वो उड़ीसा के हैं, माँ गुजरात के हैं। तो कहा जाता है कि जब मैं 2 साल की थी तो मैं 4 ज़ुबानों में बात करती थी, और मुझे पता रहता था कि, और जो अमूमन मतलब हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे अगर माँ बाप की भाषाएं अगर अलग हों।
और दिल्ली में पली बड़ी हूँ तो खैर उर्दू नहीं आती, लेकिन जो हिंदुस्तानी जो हम बोलते हैं जिसमें उर्दू के कई लफ्ज़ हैं, उसी लैंग्वेज से पली बड़ी थी। और उसके बाद क्योंकि हिंदी फिल्म जिसको हम ज़रूर उस पर भी बात शायद करना चाहेंगे कि हम इसे हिंदी फिल्म क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभी टर्मिनोलॉजी का एक अपना एक असर होता है और उसका असर हमारी सोच पे भी आ जाता है। क्योंकि मैं जिस तरह की फिल्में बम्बई में बन रही थी और उस तरह की फिल्में नहीं करना चाहती थी, तो मैंने काफ़ी सारी रीजनल फिल्में करी, ऐसी भी लैंग्वेजेस में जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, और बिल्कुल नई, उसका साउंड अलग था, उसके जो लहजा पूरा था बोलने का, सब कुछ बहुत अलग था। लेकिन करते करते मुझे ये लगा कि 10 भाषाओं में करने के बाद कि ज़बान सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, उस ज़बान में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जिस तरह के फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स और मुहावरे हर लैंग्वेज में बोले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस जगह की कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए फिराक, जबकि मैंने काफ़ी एक मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर के पास गई थी ये सोचकर कि शायद वो बहुत अच्छी रिलीज़ करेंगे, क्या हुआ ये सब तो आपको पता ही है कि रिलीज़ में बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन उनके साथ मुझे तकरीबन लड़ना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि हर कैरेक्टर अपनी ज़बान में बोले। तो अगर नसीरुद्दीन शाह और रघुबीर यादव का जो कैरेक्टर था, 2 मुसलमान लेकिन अलग तबकों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नवाज़ और शहाना का जो कैरेक्टर था, वो नवाज़ एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, तो उनकी उर्दू बिल्कुल मतलब वो ज़ का ज बल्कि बोल देते थे, या उसमें थोड़ी गुजराती मिली हुई थी क्योंकि अहमदाबाद की लैंग्वेज थी। तो हर इंसान अपनी ज़बान में जो उनके अंदर की चीज़, जो जैसे वो अमूमन बोलते हैं उस तरह की ज़बान, क्योंकि हमारी हिंदी फिल्मों में कई बार एक बहुत पैन इंडिया वाला, इंडिया जैसी कोई चीज़ ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, हर जगह की अपनी ज़बान है। इसीलिए हमारे कैरेक्टर्स के कोई सरनेम्स नहीं होते, मिस्टर रमेश, मिस्टर विजय, इस तरह के कुछ नाम होते हैं, राजू आजकल क्या है वो राहुल, या तो एक कुछ मुजफ्फर साहब कह रहे हैं MK तो जिनका कोई रूट नहीं है, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, तो ये पैन इंडिया कभी समझ नहीं आया, वो कहाँ रहते हैं, क्यों वहाँ रहते हैं, उनकी ज़बान क्या है। तो इसलिए फिराक में बहुत ये कोशिश ज़रूर की गई थी कि हर इंसान अपनी ज़बान में अपने जिस तरह से बोलते हैं। जो आपने सीन बताया कि जो वली का जो दरगाह था, ये असलियत में भी ये वाक़या हुआ था कि वहाँ पर जी वली की दरगाह थी, और सभी लोग, और हमारे मुल्क में कई बार ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि बीच में अगर कोई दरगाह है या कोई पेड़ है तो उसके साइड से मतलब रास्ता बनाया जाता है, उसको बिल्कुल सपाट ना करके। और रातों रात दंगों में उस दरगाह को बिल्कुल मिटा दिया गया, और वहाँ पर एक छोटा सा एक बुत कुछ रख दिया, शायद हनुमान का या मुझे भी याद नहीं, पर एक छोटा सा बुत वहाँ रख दिया गया। और जब मैं गई थी, मतलब दंगों के बाद भी जब गई थी, तो मुझे बहुत एक अजीब सी चीज़ लगी कि ऐसा रातों रात हो गया। उस शहर के लोगों को क्या लग रहा होगा, मतलब चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जहाँ दरगाह एक उस तरह से इतनी पाक जगह है जहाँ सभी लोग आके मत्था टेकते हैं, एक उनका विश्वास है उस चीज़ पर। तो उस चीज़ ने मुझे खुद काफ़ी परेशान किया, और मुझे लगा कि ये एक कैरेक्टर, जिन्होंने नहीं देखी उनको बता दूं, नसीरुद्दीन शाह एक ऐसा कैरेक्टर, मतलब एक म्यूज़िशियन के किरदार निभाते हैं, जिसमें वो म्यूज़िशियन बहुत ही एक आइडियलिस्टिक आदमी है। वो थोड़ा बहुत सिखाते हैं म्यूज़िक, और हर सैटरडे को अपने दरवाजे खुले रखते हैं, जो आ जाए वो गाते हैं उनके साथ बैठकर। और कई लोग आते थे। अब दंगों के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कुछ सैटरडे से लोग नहीं आ रहे, और उनके जो उनके साथ उन कई सालों से जो काम करने वाले हैं, जो रघुबीर यादव ने जो कैरेक्टर बनाया, वो उनको बार बार कह रहे हैं कि आप किस दुनिया में रहते हैं, बाहर इतने सारे मुसलमान कट रहे हैं, मर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता क्या? और वो बार बार ये कहते हैं कि इंसान इंसान को मार रहा है। वो उस चीज़ को मजहबी तौर पे नहीं लेना चाहते। एक तरह से ही इज़ इन अ सेंस ऑफ डिनायल, इतना एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म है कि बुरी चीज़ हम ना देखें ना सुने, वो वाली बात है। और वो एक बार जब सड़क पे आ जाते, कहीं उनको जाना होता है, और वो जब बाहर जाते हैं और अचानक वो दरगाह नहीं देखते, तो बिल्कुल रोकते हैं अपने ऑटो रिक्शा को और कहते हैं वली की दरगाह तो यहीं थी, वो कहाँ गई? वो समझ ही नहीं पाते। तब उनको ये स्ट्राइक होता है कि शायद सच में कुछ इस शहर में ऐसा हो गया है जो मैं अभी तक नहीं देख पाऊँ। और फिर वो जब वो टीवी पे उसकी असलियत देखते हैं तो वो बिल्कुल हिल जाते हैं। आपने कई बार हम लोग कुछ लिख देते हैं और शायद इतना उसको तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं, और कभी कभी सवाल जब पूछे जाते हैं
तो रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है। जैसे इसमें दीप्ति नवल का जो कैरेक्टर है वो अपने आप को जलाती हैं, मतलब एक तरह से टॉर्चर करती हैं अपने आप को, उसके पीछे भी कहानी है। मुझे रशिया में किसी ने पूछा कि वो क्यों इतना गिल्टी, आपने ऐसा किरदार बनाया क्यों, क्या आपको उस लेवल का गिल्ट है क्या, आर यू रिफ्लेक्टिंग द कलेक्टिव गिल्ट ऑफ पीपल। और मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मुझे लगा शायद मुझे खुद उस 2002 के वाक़या से शायद खुद इतनी एक सेंस ऑफ गिल्ट था कि उस कैरेक्टर के ज़रिए वो चीज़ निकल गई। तो शायद नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर में भी वो जो वली की दरगाह को ढूंढना, कुछ खोई हुई चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को मान लेना कि ये तो हमेशा से है, चाहे वो आपको रोज़ दिखे ना दिखे, उसी में आपको एक खुशी मिलती है कि वो चीज़ है। अब मेरे ख्याल से उर्दू लैंग्वेज की भी वही चीज़ है। अब बम्बई के जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनकी बम्बैया हिंदी अलग है। अब मेरा बेटा क्योंकि बम्बई में बढ़ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि वो कैसे सही हिंदी बोलेगा। बाजू में जाओ क्योंकि वो वही सुनता है झाड़ पे फूल लगे हैं, तो अब किस तरह से उसको सिखाया जाएगा। लेकिन दिल्ली में यहाँ पर हमारी क्योंकि परवरिश हुई है तो थोड़ी सही ज़बान कानों में वो घुस गई है, मतलब कहीं ना कहीं से कई चीज़ें, जैसे आपने कई लफ्ज़ बोले जो मुझे पूरी तरह से नहीं समझ आए, लेकिन उसका मतलब समझ आ गया। और जैसे आपने जो क्रिएशन का, वो क्या लफ्ज़ था, तख्लीक। हाँ, जब आपने सबसे पूछा भी बहुत ज़ोरों से, कोई हाँ की आवाज़ नहीं आई। तो ऐसे कई लफ्ज़ हैं जो हम में से कईयों को शायद नहीं मालूम, लेकिन उन लफ्ज़ों में भी एक, क्योंकि एक संगीत है, एक कहीं पर उसकी एक फीलिंग है और वो सेंटेंस के ज़रिए हम लोग समझ जाते हैं। तो उर्दू की जो ख़ास एक जगह हमारे हिंदुस्तान में है, वो धीरे धीरे फिसलती जा रही है और हमको उसका पता भी नहीं। और इसीलिए हिंदी फिल्म जो हमने इसको एक करार कर दिया है इस तरह के सिनेमा को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि वो हिंदी सिनेमा है ही नहीं। वो अगर हिंदुस्तानी, या ये हिंदुस्तानी लफ्ज़ भी शायद कुछ लोगों ने ये ना समझ के कि इसे उर्दू कहे, आधा उर्दू आधा हिंदी, क्या ना समझ के जो लफ्ज़ बना दिया है, कम से कम उसे हिंदुस्तानी फिल्म कहें, क्योंकि ये हिंदीकरण जो कई चीज़ों का हो रहा है वो अपने आप में काफ़ी डेंजरस ट्रेंड है। जी जी जी। देखिए, ज़बान का खेल ये भी होता है कि एक तो उर्दू कुछ भी आप चाहे माने ना माने 100-150 साल तक वो इस मुल्क की लिंगुआ फ्रैंका थी। और ज़बान का दूसरा खेल ये होता है कि आपका दिमाग खुद एक्सट्रपोलेट कर लेता है, खुद माने ढूंढ लेता है। जैसे मुझे एक फ़िराक साहब का इंटरव्यू याद आ रहा है जहाँ वो कहते हैं कि एक शख्स घोड़े पर आया और हम उसे देख के मरहूब हो गए। अब उन्होंने कहा मुझे मरहूब लफ्ज़ का मतलब नहीं मालूम है, पर एक शख्स घोड़े पे आ रहा है तो उसको देख के आदमी क्या हो सकता है, रौब में ही आ सकता है। तो इसका मतलब मरहूब का मतलब है रौब में आ जाना किसी के। तो वी काइंड ऑफ फाइंड मीनिंग्स फ्रॉम द वर्ड्स दैट वी आर हियरिंग। और यही खेल उर्दू का है। आपको लगता है कि उर्दू ज़बान नहीं आती, अब मैं दास्तान गोई करता हूँ जिसमें ऐसी सकील उर्दू बोली जाती है कि जो मेरे बाप दादा को भी ना समझ में आए। लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस करता हूँ और उसके बाद नीचे उतरता हूँ तो लोग आए कहते हैं अरे हमें समझ में आया, हम ये सोच के आए थे कि आप बहुत गहरी सख्त उर्दू बोलने वाले हैं, लेकिन हमें समझ में आ गया, 70% समझ में आया, 60% समझ में आया। तो मैंने कहा यकीनन मैं कौन सा आदमी है जो यहाँ दावा कर सकता है कि हॉलीवुड की फिल्म देखता है तो 100% डायलॉग समझ में आता है। तो रॉबर्ट डुवल जब टेक्सन एक्सेंट में बात करते हैं तो किसकी समझ में आ सकता है। लेकिन हम 60% 70% उस ज़बान को पकड़ लेते हैं और उससे बाकी कहानी का मफहूम जान लेते हैं। वही खेल उर्दू का है, वही खेल बाकी ज़बानों का है। और जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, इस मुल्क में किसके पास कौन सी ज़बान है। मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ूँ कितने लोग समझेंगे, मैं कबीर के दोहे सुनाऊँ कितने लोग समझेंगे, मैं रसखान सुनाऊँ कितने लोग समझेंगे, मीर और गालिब पढ़ूँ कितने लोग समझेंगे। एक खिचड़ी ज़बान बोलूँ तो शायद वो खिचड़ी लोगों को समझ में आ जाए कुछ कहीं ना कहीं। तो ज़बान इस मुल्क से खो चुकी है और उसको खोने में न सिर्फ आप सरकार को इल्ज़ाम दें, हमें अपने आप को इल्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हमने खुद ज़बान को जाने दिया है अपने पास से। और इस तरह की जब मुहिम होती है, जैसे रेख्ता हो रही है, हम उन ज़बानों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शुक्र है कि आप जैसे बाफहम लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस ज़बान को अभी नहीं जाने दे रहे हैं। अब देखिए वक्त हो गया डेढ़ और सारा खेल पेट का है, ये नज़ीर साहब बहुत पहले कह गए। तो मैं फ्लोर ओपन करता हूँ। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे पास 10-15 मिनट और हैं। आप में से जो सवाल करना चाहते हैं 1 by 1। हाँ, विल समबडी टेक द माइक अराउंड और
मैं एक अदना सा आदमी, 2 लाइन बोलनी है। जी, सवाल नहीं करेंगे? सवाल नहीं करूँगा। नहीं, सवाल है सवाल। किसको बोलेंगे 2 लाइन? मुजफ्फर साहब जी। दाल दिल मेरा हो चांद आए तुहाडे हत्थां दा एक रुमाल हो। वाह जेड़ी गली विच तुहाडा मकान होए उस गली दा मैं चौकीदार हूँ। वाह क्या बात, क्या बात। लाम ले चलो बंदो बंद मेरा, तुहाडा पलंग बनावणे नू हत्थां पैरां दे करो 4 टोटे, बावां रख लो शेरू पावणे नू, बाला मेरे दा बड़े बरीक मंजा, खलड़ी ला लो हेठ विछावणे नू, शीश मेरे दा बड़े मस्त प्याला तुहाडा नशा करावणे नू। वाह वाह, जल्दी सवाल कराओ आप, जल्दी से। क्या बात। सर सवाल करवाइए। जी जी जी, सवाल। या यहाँ पर है या आप इसलिए आपकी मेरा सवाल इरशाद कामिल साहब से है। जी। मेरे ख्याल से बहुत अफसोसजनक बात है कि आप जैसे अच्छे गीतकार ये समझते हैं कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को अच्छे गीत का मतलब नहीं पता। आपके रॉकस्टार में लिखे हुए गाने सभी ने पसंद किए, लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कि हमको बर्गर दिया जा रहा है और हमें बिरयानी का स्वाद नहीं मालूम। मेरे ख्याल से ऐसी सोच छोड़ देनी चाहिए। हम जानते हैं कि अच्छे गीत और बुरे गीत में क्या फ़र्क होता है, और रही बात पॉपुलर होने की, वो तो हर कोई गीत हो रहा है यूट्यूब के हिट्स पाने की खातिर में। तो आप ऐसी सोच छोड़ दें और अच्छे गाने दें, हम चाहते हैं। कड़वा घूंट पी भी जाए। और दूसरी बात ये मेरे दोस्त कि चीज़ें जनरलाइज कभी नहीं की जा सकती। रॉक स्टार अगर आप लोगों ने पसंद कर लिया तो ऐसा मतलब नहीं है कि रॉक स्टार के तरह के गीत या उस मुकाबले, हाँ, वो बाकी नहीं लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे इग्नोर हो रहे हैं। हिट बेबी डॉल ही हो रहा है दोस्त, पैसा वहीं से आ रहा है प्रोड्यूसर को, और सुन आप ही रहे हैं, हिट भी आप लोग ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहा है। तो बात एक एक ऑप्शन इस तरह से कैटेगराइज करके बाहर नहीं निकाला जा सकता। जनरलाइज कोई भी चीज़ कभी नहीं की जा सकती। एक औसत देखा जाता है, औसत कितने गाने, आप एक टॉप 10 देख लीजिए, उन टॉप 10 में आप शायरी के लिहाज से देख लीजिए कि कौन से टॉप 10 में आए हैं और कौन से एक कमर्स की वजह से आपको बार बार सुना कि मैं दोबारा से ये बात दोहराता हूँ कि एक पिक्चर में अगर 6 गाने होते हैं, आप 6 गाने सुन के डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगा है। जो रेडियो सुनाता है आप उसको डाउनलोड करते हैं अगर अच्छा लगा। सर मेरा सवाल मुजफ्फर साहब और रायना साहब से है। हाल ही में एक पिक्चर बनी डेढ़ इश्किया, शायद आप लोगों ने देखी हो, पता नहीं, पर उसमें काफ़ी शायरी हुई, काफ़ी शायरों का जिक्र हुआ। तो आपको क्या लगता है ये भी एक ट्रेंड बन सकता है कि ऐसी मूवीज़ बने जिनके स्क्रिप्ट्स में ही ऐसी एलिमेंट्स हों? क्या इस पर कोई जोर दिया जा सकता है? किसके लिए सवाल है? मुजफ्फर साहब या रायना साहब? देखो, मेरा टेक का कमर्शियल टेक नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। मैं क्योंकि पैसा आएगा और पैसा मिलेगा और मुल्क कोई दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, आई विल स्टैंड अगेंस्ट द टाइड। दैट्स माई टेक। यू कैनॉट बिकम एक बार गोरकी साहब की एक लाइन है, जब आदमी को खाना नहीं मिलेगा वो घास खाएगा। उनके लोअर डेप्स की एक लाइन है प्ले की। अगर क्राइसिस जो मैं समझता हूँ है, और उसके पीछे अब इंडस्ट्री इज रन बाय कॉरपोरेट्स। कॉरपोरेट इज अ बिगेस्ट सुपर मार्केट, दे हैव टू सेल गुड्स। अगर आप टेलीविज़न खोलते हैं तो 5 मिनट थोड़ा प्रोग्राम, उसके बाद 15 मिनट टेलीविज़न पे आपको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। आई थिंक दिस ऑडियंस एटलीस्ट शुड रियलाइज यू कैनॉट बी साइलेंट टू दिस ट्रेंड। यू हैव टू सपोर्ट द ट्रेंड्स, जिसके रिप्रेजेंटेटिव मुजफ्फर बैठे हैं या नंदिता बैठी है, एंड स्ट्रेंथन दोज पीपल हु आर गोइंग टूवर्ड्स दैट, कि शायद यही एक ट्रेंड है और कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि जिसकी बात नंदिता ने की, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द साइलेंस, जब वो वहाँ से हटाया गया। तो यू कैनॉट, प्लीज यू कैनॉट इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टुडे। लैंग्वेजेस आर डाइंग, musicians are dying, vernacular languages are dying, musical instrument makers are dying, music scores are dying, traditional, please. So I think this audience particularly should go from this, Sarab Saab ki meherbani se, the awareness, you have to stand up
You don't have to go with the tide because tide is there. राणा साहब बहुत रिवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं भांड पातेर के साथ, और एक ऐसा डाइंग आर्ट फॉर्म उसको जिंदा रख रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं. आई थिंक देयर शुड बी वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सवाल कीजिए. पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इतने अनौपचारिक माहौल में बातचीत हो रही है, और मुझे लगता है कि अगर मेरी जानकारी कम भी होगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी शायद पूछने में. मैं ये जानना चाह रही थी नंदिता जी से कि एक तो बोलने वाली भाषा है, लेकिन जो स्क्रिप्ट की बात है, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि जो एक्टर्स को जो स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है वो रोमन में लिखी जाती है. तो ये एक तो ये इस तरह की चीज़ कब से शुरू हुई, क्योंकि पहले के एक्टर्स में और अब के एक्टर्स में ऐसा क्या अंतर आ गया कि और मुझे लगता है कि बहुत ही ये भी चिंताजनक स्थिति है कि मतलब अपनी स्क्रिप्ट से ही इतनी दूरी की मतलब वो पढ़ नहीं सकते. जी थैंक यू. रोमन में ही आजकल सब स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, बल्कि मुझे जब रोमन में आती है तो मैं उनको कहती हूँ कि ज़रा देवनागरी में देंगे, तो वो लोग कहते हैं देवनागरी में अब पता नहीं कौन लिख पाएगा. इंटरव्यू लेने आते हैं जब हिंदी चैनल के लिए, तो उनके रिपोर्टर्स हिंदी में सवाल नहीं कर पाते हैं और कई बार माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी हिंदी में है इंटरव्यू. तो इस तरह की चीज़ ज़रूर ये आ गई है मेरे ख्याल से. इनफैक्ट जावेद साहब ने इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा था इनॉग्रल सेशन में भी, कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इतनी अंग्रेज़ी में बोल रही है और उसका अंग्रेज़ियत इतनी ज़्यादा घुस गई है कि लैंग्वेज पे वो जोर ही नहीं रहा. और आजकल के एक्टर्स जो हिंदी फिल्मों में एक्ट करते हैं वो एक्चुअली हिंदी नहीं बोलते हैं, तो जब वो बोलते नहीं है तो पढ़ना तो बहुत ही दूर की बात है. उन्होंने अपने बेटे बेटी दोनों की मिसाल दी कि उनकी फिल्में अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, स्क्रिप्ट तो सभी लोग रोमन में करते हैं. तो इसीलिए स्क्रिप्ट को भी बचाना उतना ही ज़रूरी है. मुझे याद आ रहा है कि मैंने बहुत पहले अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू सुना था, अच्छी चीज़ कहीं से भी ले लेनी चाहिए. तो हाँ, वो विटामिन है. हाँ, वो जो समझदार जीरक लोग हैं वो समझ गए मेरी बात को. तो उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि बच्चन साहब आप में और आज के मौजूदा एक्टर्स में क्या फ़र्क है. तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही. उन्होंने कहा ज़बान का फ़र्क है. मैं ज़बानें बोल सकता हूँ और आज के एक्टर्स ज़बान नहीं बोल पाते हैं. तो ये एक फ़र्क है, क्योंकि वो ज़बान नहीं बोल पाते, इसीलिए प्रोड्यूसर्स का पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है. एक शॉट 4-4 घंटे लगते हैं, तो हम डायलॉग ही नहीं बोल पाते हैं, और जो डायलॉग बोलने वाले एक्टर उसको रोल नहीं देते. जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है. आधा मेरा एक सवाल था. एक्चुअली मेरे वालिदैन दोनों अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं, जबकि मेरी जो मदर हैं वो पंजाबी हैं, और मेरे वालिद साहब एक्चुअली नीब के बैच के थे, अलीगढ़ और उर्दू बोलने वाले हैं. तो एंड आई ग्रू अप इन निज़ामुद्दीन ईस्ट, तो मैं सारी लैंग्वेजेस कुछ थोड़ी बहुत बोल सकती हूँ. लेकिन मेरा एक सवाल था मुज़फ़्फ़र साहब के लिए. आपने जो वो पॉइंट कहा था उमराव जान में एक विजुअल पोएटिक्स का, एक और फिल्म जो आई थिंक मेरी टॉप 3 फिल्म्स में से है वो है श्याम बेनेगल साहब की जुनून, जो भी 1857 पे थी. उसमें भी एक आपने एक विजुअलाइजेशन है खुसरो साहब की पोइट्री का, जो शुरू होता है आज रंग है उनका जो फर्स्ट स्नैपशॉट है, और इट एंड्स विद शशि कपूर साहब गोइंग अवे टू फॉर हिज शहादत इन द म्यूटनी, एंड इट एंड्स विद गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भाई चौदेस. तो was this something which was in the subconscious at that time of maybe the directors, because both Umrao Jan and Junoon, they weren't exactly the same year obviously, पर मुझे ये मेटाफर आपका बहुत स्ट्राइक किया कि एक विजुअलाइजेशन ऑफ पोइट्री एंड हाउ इट बिल्ड्स अप. तो जुनून में भी मुझे याद है कि खुसरो साहब की जो पूरी कलाम है वो बिगिनिंग से एंड तक, इट बिगिंस विद खुसरो एंड इट एंड्स विद खुसरो. तो आई डोंट नो, इट जस्ट स्ट्रक मी. एंड नाइस क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन. प्लीज तो वो आंसर वाला आंसर वाला मैं पकड़ लेता हूँ. मौका दे दो. उधर ही चला गया. ऑन कर. आप ही के पास चले, जवाब भी आप ही के पास. नहीं देखिए, वो तो हर आदमी का अपना अपना अंदाज और सफ़र होता है. खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो मतलब ही तो सबके हैं ना, कोई भी उनको इस्तेमाल कर सकता है, जो महसूस कर सकता है वो इस्तेमाल कर सकता है. अब हमने उनको इस्तेमाल किया उमराव जान में अपने तरीके से, काहे को भी आए विदेश, तो वो एक अलग चीज़ है बैकग्राउंड में कुछ उस तरीके से रखना. लेकिन शायरी को एक स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेट करना वो एक अलग चीज़ होती है. आप ओवरले तो कुछ भी कर सकती हैं जो आपको उस वक्त समझ में आए, हो सकता है बाद में एडिटिंग पे किया हो या कुछ भी किया हो.
या शुरू में लिखा हो इसी तरीके से कि ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन टू लुक एट पोइट्री as an essence of visual imagination is a journey in itself, you know what I mean? It's got nothing to do with कि आप किसने किया है, किसने नहीं किया। ये आपका अपना सफ़र है और बहुत ही गहरा सफ़र है। बल्कि मैंने जब अपनी पहली फिल्म बनाई थी गमन, उस वक्त ये शायद जुनून बनी नहीं थी या बन रही थी उसी वक्त। तो उसमें अब मैं उस वक्त आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द पोइट्री ऑफ फैज़, और फैज़ ने उस फिल्म को देख के जो लिखा है, कीपिंग असाइड व्हाट पोइट्री आई यूज्ड फॉर शहरियार, उन्होंने वो लिखा जो मैं उनकी पोइट्री के बारे में महसूस करता हूँ। दैट वाज द बिगेस्ट सर्टिफिकेट आई कुड एवर गेट। डू यू रिकॉल इट? हाँ, उसमें लिखा था मुजफ्फर अलीज गमन इज अ पोएम इन विजुअल, it's muted lyricism, it's muted eloquence, it's tragic lyricism, is a slice of slice of reality. Wow. And a veritable tour de force. वाह, क्या बात। तो वो चीज़ जो थी उसने मुझे इतना असर किया क्योंकि शायरी मेरे सर पे ऐसी नहीं चली गई, कहीं ना कहीं पोएम एक फिल्म के मीडियम में भी एक अंदाज़े बयान बन गई, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसको वो यू हैव टू बी इंक्लाइंड दैट वे, नो व्हाट आई मीन। एंड आई थिंक शायरी का खेल तो मैं बताता हूँ, आप एक मेरे दोस्त हैं फिल्म मेकर वहाँ लखनऊ बम्बई में, वो लखनऊ से, और उनको उर्दू का बहुत शौक है। उनके वालिद साहब बड़े उर्दूदां, तो उन्होंने एक दिन जाके अपने वालिद साहब से कहा कि साहब मैं पिताजी उर्दू सीखना चाहता हूँ। तो उनके अब्बा ने कहा ठीक है, मुसलमानों की सोबत में रहो, 80-100 साल में आ जाएगी। तो शायरी और उर्दू तो आते आती आप आज से लगेंगे तो शायद 2050 में हम बात कर सकते हैं। जी मेरा सवाल मुज़फ़्फ़र साहब से है। मुज़फ़्फ़र साहब, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ने आपको पैदा ही किया था उम्राव जान बनाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपने अल्फाज वापस लूँ और आप कुछ और ऐसा बनाएं कि हम उसके बारे में भी यही कह सकें। मुझे ये सवाल का दूसरा हिस्सा अच्छा लगा। वेरी नाइस। मेरा सवाल नंदिता जी से है। एक बार सर, आप जहाँ भी हैं कहाँ हैं? हाँ, बस होल्ड करें। मुझे सब कुछ कहना चाह रहे हैं। चाहिए? हमारी बारी नहीं आ रही। हम छोटे इसका इल्जाम रेफ्ता को दें आप। नहीं, उसके बाद तो मैं लगा ही हुआ हूँ अपने तरीके से। और अभी मेरी नई फिल्म है जानिसार जी, वो एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। उसमें राही साहब का भी कलाम है जी, वाजिद अली शाह का भी कलाम है, दाग का भी कलाम है, और उस ज़माने की रिवायती चीज़ें भी हैं जी जी, और उसमें सूफियाना भी कलाम है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि उमराव जान के मुकाबले पे वो कहाँ जाएगी, लेकिन एक आपकी खिदमत में एक छोटी सी चीज़ होगी, अगर आप उसको कबूल कर लेंगे तो किस्मत हमारी जाग जाएगी। देखिए, वो आदमी का कौन सा काम बेहतर हो जाए, कौन सा बदतर हो जाए, ये कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बड़ा मुश्किल है कहना। नसीर भाई ने मुझे एक बार बताया कि दिलीप कुमार साहब ही hates his role in मुग़ल आज़म। He hates it because obviously मुग़ल आज़म कोई और था, सेंसिबल आदमी, और दुनिया उनको उसी रोल से याद करती है, शहजादा सलीम। और उन्होंने कहा मैंने यही फॉर्मा किया, जाते ही पहली मुलाकात में कह दिया आपका रोल उस फिल्म में बहुत अच्छा था। तो क्या मकबूल हो जाए, ये तो हाइंडसाइट विज़डम है। दो आखिरी सवाल इस साइड के होने चाहिए ना। खामिद साहब से ये कहूंगा कि आप यहाँ बैठे हैं, आपका इम्पोर्टेंस, आपकी पोजीशन है इस इंडस्ट्री में, इस देश में। आप जिए, आप इतनी ही अच्छी पोइट्री लिखें जैसी आप लिखते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत सरदार हुजूर, अभी नज़्म सुनवाते हैं एक मिनट। सवाल तो एक आदमी पहले से परेशान है। माइक कहाँ? कैरेक्टर की बात की और आपने बताया कि
किस तरीके का तरह का दर्द आपको महसूस हुआ, उस दर्द पर थोड़ी रोशनी डालिए विस्तार से। अरे ये हम शायद टॉपिक से थोड़ा अलग हो जाएंगे, तो दानिश आपको क्या लग रहा है? we'll just take one last question. I know you all love these people. हम अलग से बात कर लेंगे क्योंकि फिर आप पे सेशन नहीं है। Session because we are already heading towards lunch time. We've eaten into the lunch time. और उसके बाद और भी अच्छे सेशंस हैं। आखिरी सवाल। सर मेरा सवाल पूरे पैनल से ये है कि अगर एक वक्त था हमारे सिनेमा में कि पैनल अगर हम छोड़ दें तो बाकी सिनेमा पूरा ऐसा था कि हम सब बोलेंगे, मतलब हीरो क्या सोच रहा है, अभी फिर विलन को मार दिया, उसके मारने के बाद का एंकर भी हम बोलेंगे, सभी सब कुछ बोला। तो ऐसे में ये था कि अगर लैंग्वेज एजेंडा है हमारा तो स्कोप बहुत है हमारे पास, हम बहुत अच्छा लिख कर दे सकते हैं, ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हैं। अब फिर और सिनेमा इवॉल्व हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि अब साइलेंस फिर असर्ट कर रही है कि अब ऐसे सीन है कि छोड़ रहे हैं हम दर्शक पे कि देखो भाई सीन भी कुछ हमसे कह रहा है। तो ये साइलेंस और डायलॉग के सिम्बियोसिस में हम सवाल क्या है आपका? यही है सर कि अच्छा देखिए आप जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप ये बात कह रहे हैं कि जो सिनेमा पेश किया जा रहा है, जो सीन पेश किया जा रहा है, उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स है। नहीं मैं तो बस सवाल था कि ये साइलेंस और अब डायलॉग्स इन दोनों के सिम्बियोसिस में, क्योंकि आज का मुद्दा हमारा वही है कि उर्दू का भविष्य आप सिनेमा में कैसे देखते हैं। अच्छा देख रहे हैं। नहीं, उसका कारण है, अगर आप देखेंगे आज अगर आप सिनेमा को छोड़ के अगर उर्दू पब्लिकेशंस देखें, आपके मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, पब्लिशर्स, दिस टाइम इट इज़ मैक्सिमम। उसका आपको डेटा मेरे पास था, मेरे पास लाया नहीं, इट्स मैक्सिमम, इट्स ग्रोइंग। और जो उर्दू वाले, बिकॉज दे सी बिजनेस इन इट, बट व्हाट इज नीडेड is are we putting the same content which जो इसकी legacy है, और it is just a बाजार के लिए, corporate के लिए, that is my worry. अच्छा, I had promised one last question to a gentleman here. Only that question will be allowed. Yeah, last question. थैंक्स। मेरा नाम उसामा है। ये मंजर भी है, दूसरा नाम है, बता देता हूँ, कोई डरे ना बाहर। ये बहुत सीधा सवाल है, वैसे कई अल्फाजों में आप लोगों ने इसका जवाब दिया है कि उर्दू को क्या हम लाल किले की तरह याद करेंगे, जो सजा दिया तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन है तो मरा हुआ, और बहुत अच्छा था। और अभी बाहर भी मैं देख रहा था कि सारी उर्दू की दास्तानें हिंदी में थीं या गुजराती में थीं या किसी और में थीं। तो मतलब जो हालात हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या हम इस बात से तसल्ली कर चुके हैं कि उर्दू को हम किसी और लैंग्वेज में, किसी और कल्चर में ही याद करेंगे, या इसका कोई है हल कि उर्दू को उर्दू में ही याद करेंगे? ये जो आप सवाल कर रहे हैं मंजर, ये 50 साल पहले भी यही था। इस सवाल से राही साहब भी बहुत जूझे और उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि उर्दू देवनागरी में भी लिखनी चाहिए, जिसकी बहुत मुखालफत भी हुई, और ये सवाल 50 साल बाद भी रहेगा। ज़बान का ताल्लुक अक्सर रोज़ी से होता है, और इस मुल्क में उर्दू का ताल्लुक रोज़ी से नहीं है जी। तो रोज़ी से इसलिए ताल्लुक नहीं है तो ज़रूर मुश्किल होगा कि ज़बान, ख़ासकर लिपि जो है वो पहुँचे, लेकिन लिपि ज़बान का सिर्फ एक पहलू है। बिल्कुल, there are other oral aspects of the language, और वो oral aspect जिंदा है, और वो जिंदा इसलिए है कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं और ये पैनल डिस्कशन चल रहा है, हम फिल्में बना रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, और कामिल साहब गाने लिखते हैं तो आप उस पर सर धुनते हैं। तो ये ओरल कल्चर मौजूद है। हो गए नहीं तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू।